व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना किस प्रकार से की जाए, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक करदाता जो अपने व्यापार अथवा पेशे का संचालन करता है, जैसे एकाकी व्यापारी, साझेदारी फर्म, कंपनी इत्यादि, एक निश्चित अवधि के आधार पर अपना लाभ हानि खाता और आय व्यय खाता तैयार करती हैं। लाभ हानि खाता और आय व्यय खाता तैयार करते समय लेखांकन के सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है, परंतु आयकर अधिनियम के अनुसार कई ऐसे व्यय हैं या हानियां हैं जो अस्वीकृत होती हैं। व्यवसायी या करदाता उन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिख देता है। इसी प्रकार आयकर अधिनियम के अनुसार कई प्रकार के व्यय अथवा हानियां स्वीकृत होती हैं जिनकी जानकारी न होने की वजह से हम लाभ हानि खाते में उसकी प्रविष्टि नहीं कर पाते। इस दृष्टिकोण से आयकर के दृष्टिकोण से हमें व्यवसायी द्वारा बनाए गए आय व्यय खाते या लाभ हानि खाते में संशोधन करेक्शन करने की आवश्यकता होती है, कुछ प्लस माइनस करने की हमको आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय कौन कौन से खर्चे स्वीकृत होते हैं, अलाउड होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ स्पष्ट रूप से स्वीकृत कटौतियाँ, डायरेक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो पूर्ण तरीके से स्वीकृत माने जाते हैं। सबसे पहला होता है भवन के संबंध में व्यय, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग, सेक्शन 30 के अंतर्गत आता है। किसी भी भवन का किराया, दर, कर, मरम्मत और बीमा, यानी रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेट, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग जो है ये आपका अलाउड होता है। परंतु यदि भवन स्वयं का है, खुद का भवन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है जिसमें हम बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किराया अस्वीकृत माना जाएगा। नंबर 2, मशीन, प्लांट और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा संबंधी व्यय। मशीन, प्लांट, फर्नीचर का रिपेयरिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस सेक्शन 31 के अंतर्गत पूरा अलाउड होता है। ह्रास और विकास भत्ता, डेप्रिसिएशन एंड डेवलपमेंट अकाउंट अंडर सेक्शन 32, इसको आगे चलकर मैं बताऊंगा। हमारी किताबों में ह्रास और विकास भत्ते के संबंध में अलग से चैप्टर दिया हुआ है, इसके नियमों को हम बाद में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है चाय, काफ़ी, रबड़ और विकास खाता, टी, कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अब इस अकाउंट के अंतर्गत वर्ष भर में जितनी अमाउंट जमा की गई है अथवा ऐसे व्यापार के लाभ का 40% जो दोनों में से कम हो, कटौती स्वीकृत होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, इसमें चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो, आयगत व्यय और संपूर्ण व्यय 100% की दर से जितना खर्चा करें पूरा अलाउड होता है। परंतु यदि इस संबंध में कोई भुगतान वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था या किसी विश्वविद्यालय को किया गया हो तो उसकी 150% की भारित कटौती मिलती है। यानी खर्च यदि मैंने 2 लाख रुपए किया है तो कटौती मुझे 3 लाख की मिलेगी। 200 का 150%, 2 लाख का 150% हो गया 3 लाख रुपए। खर्च 2 लाख करेंगे, कटौती 3 लाख की मिलेगी। ऐसा भारित कटौती मिला करती है। ऐसा ही साइंटिफिक रिसर्च के संबंध में यदि राष्ट्रीय प्रयोगशाला को भुगतान किया गया हो या किसी प्रकार का भुगतान आंतरिक साज सज्जा इन हाउस एक्सपेंसेस किया गया हो, 150% की भारित कटौती मिला करती है। दूरसंचार सेवाओं के संचालन प्राप्त करने के संबंध में, दूरसंचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में यदि पूंजीगत व्यय किया गया है तो ऐसा खर्चा लाइसेंस की अवधि में समान किस्तों में कटौती योग्य होता है। जैसे मान लीजिए 2 करोड़ रुपए में हमने कोई दूरसंचार सेवा को प्राप्त किया है, 2G स्पेक्ट्रम सेवा या जैसी भी सेवा प्राप्त की, तो 5 साल के लिए लिया तो प्रतिवर्ष 40 लाख रुपए का खर्चा जो है वो अलाउड माना जाएगा। इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट में धारा 35 AD के अंतर्गत, 35 AD के अंतर्गत कुछ स्पेशल
बिजनेस बताए गए विशेष स्पेसिफिक बिजनेस बताए गए विशिष्ट व्यवसाय उनके व्ययों के संबंध में 100% की कटौती मिला करती है। ग्राम विकास प्रोग्राम पर 100% व्यय कटौती योग्य होता है। कृषि परियोजना विस्तार पर व्यय 100% कटौती योग्य होता है। कौशल विकास परियोजना पर व्यय 150% की भारित कटौती मिलती है। प्रारंभिक व्यय, जो प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं, वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं, उस परिस्थिति में उसके संबंध में 1/5 प्रतिवर्ष 5 समान किस्तों में कटौती मिलती है। ऐसी दशा में कटौती योग्य राशि की अधिकतम सीमा जो है वो प्रोजेक्ट की लागत का 5% तक सीमित है। और प्रोजेक्ट की लागत का मतलब होता है गत वर्ष के अंतिम दिन जो मेरे पास स्थायी संपत्तियां हैं उनका जो कास्ट वैल्यू रहता है, उसका जो वैल्यू रहता है, उसको हम प्रोजेक्ट की लागत कहते हैं। उसका 5% से ज़्यादा खर्चा प्रारंभिक व्यय के लिए नहीं हो सकता। और ये जो 5% हम निकालेंगे उसका 1/5 भाग प्रतिवर्ष कटौती मिला करेगी 5 साल तक। समामेलन या अविलीन का व्यय जो होता है, अमलगमेशन एक्सपेंसेस 1/5 भाग प्रतिवर्ष 5 समान किस्तों में कटौती योग्य होता है। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के अधीन जो व्यय होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर मैंने बताया कुछ कंपनियां जो है पेमेंट करती हैं, तो कंपनी के दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष 1/5 भाग अलाउड माना जाता है खर्च के रूप में। खनिज पदार्थों की खोज पर व्यय, मिनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं 1/10 भाग प्रतिवर्ष लगातार 10 वर्षों तक कटौती योग्य होते हैं। इसके बाद आता है प्रतिभूति समव्यवहार पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पूरा अलाउड होता है। उसके बाद अन्य कटौतियाँ आती हैं 36 के अंतर्गत 36, बीमा प्रीमियम चाहे माल का हो, पशु का हो, कर्मचारियों के स्वास्थ्य का हो, कर्मचारियों को दिया गया बोनस अथवा कमीशन अलाउड है। उधार दी गई पूंजी पर ब्याज भी आपका स्वीकृत होता है। प्रोविडेंट फंड में जो नियोक्ता का अंशदान होता है, अनुमोदित ग्रेजुएटी फंड में जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, ये पूरा अलाउड होता है। पशुओं के संबंध में हानि भी स्वीकृत मानी जाती है। कैटल लॉस, जैसे कोई व्यक्ति दुग्ध व्यवसाय करता है और किसी पशु की मृत्यु हो गई। परिवार नियोजन पर व्यय आयगत कंपनी के संबंध में स्वीकृत होता है केवल। आयगत राशि संपूर्ण स्वीकृत होगी। पूंजीगत राशि जो है 5 समान किस्तों में कटौती योग्य होती है। और आयकर के संबंध में कानूनी कार्यवाही पर व्यय, ये आपका पूरा इसके अंतर्गत अलाउड होता है। आज मैंने धारा 30 से लेकर 36 तक जो स्वीकृत कटौतियाँ होती हैं उनका वर्णन आप लोगों को बताया है। PDF फाइल भी मेरा भेजा हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ किताब से भी अध्ययन कर सकते हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9827460009। थैंक यू।